हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट बायोलॉजी का चैप्टर पहला है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और पूरे पाठ को कवर अप करने की कोशिश की है इसमें। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, और इससे आपके एक एक नंबर के भी प्रश्न तैयार हो जाएंगे, और 2 नंबर के भी प्रश्न यहाँ से तैयार हो सकते हैं। तो इसको जरा ध्यान से और पूरी जिम्मेदारी से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न ये है कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है। एक ही पुष्प के, ठीक है, यानी कि एक ही पादप है, पौधा एक ही है। यहां पर देख लीजिए, पौधा यही है। यहां से देखिए, एक ही पौधे के परागकण यहां से क्या है, कीट द्वारा कहाँ आ रहे हैं, उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर आ रहे हैं। ओके, तो इसको क्या कहेंगे, स्वयुग्मन कहेंगे, सजात पुष्पी परागण कहेंगे, परनिषेचन कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको गाइस स्वयं परागण भी कहते हैं। ठीक है। और जीटोनोगैमी भी इसको कहा जाता है, जीटोनोगैमी या स्वयं परागण। ठीक है। पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना तो परागण कहलाता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन या सजात पुष्पी परागण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो इसी को जीटोनोगैमी के नाम से भी जाना जाता है। अभी देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, यही, ठीक है, एक ही जाति के एक पुष्प के परागकण, एक पौधे के परागकण, एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो किसी भी विधि से पहुंच रहे हैं, वायु द्वारा या कीट द्वारा। तो इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी। ओके, या पर परागण। और यदि एक ही पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं तो इसको कहा जाता है ऑटोगैमी। तो यहाँ आपके देखिए 3 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। परागण किसे कहते हैं, पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना या दूसरे पुष्प पर पहुंचना, यानी कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ये वर्तिकाग्र होता है पुष्प का, ये, ठीक है, ये फीमेल पार्ट बना दिया। और यहाँ पर परागकण क्या होगा, इस पर गिर जाते हैं। यहाँ पर परागकण, ये वर्तिकाग्र स्टिग्मा। तो स्टिग्मा पर पहुंचने को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, स्टिग्मा पर परागकणों का पहुंचना क्या है, पॉलिनेशन यानी परागण कहलाता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं और दूसरे प्रश्न की। निभाग पाया जाता है, ठीक है, निभाग। निभाग का नाम है कैलेजा। यहां देख लीजिए, ये दिख रखा है कैलेजा। तो निभाग को इंग्लिश में कहते हैं कैलेजा। तो कैलेजा कहाँ पाया जाता है, परागकण में पाया जाता है, बीजांड में, भ्रूणपोष में, या सभी में। तो यहाँ मैंने आपको ओव्यूल की ही स्ट्रक्चर बनाई है, ये बीजांड बनाया है, ओव्यूल। ठीक है। तो ओव्यूल में ही गाइस क्या पाया जाता है, कैलेजा पाया जाता है। ओके। और ये भी कहाँ पाया जाएगा, एक तरफ माइक्रोपाइलर एंड है यानी बीजांड द्वार है, तो बीजांड द्वार, और यहाँ पर है भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष के इधर ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, न्यूसेलस, बीजांड का है। और बीजांड काय के, ठीक है, विपरीत साइड में, यानी कि अगर हम कहें इसको, भ्रूणपोष के अपोजिट डायरेक्शन में कैलेजा पाया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड में। निभाग कहाँ पाया जाएगा, बीजांड में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज। एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, परागकोश या लघु बीजाणुधानी, ये आपको दिख रही है लघु बीजाणुधानियां। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट है, एंथर है, ठीक है। लघु बीजाणुधानियां किसमें होंगी, एंथर में होंगी। इस एंथर को यहाँ दिखाया गया है अलग, ठीक है, पुंकेसर को अलग से दिखाया गया है। और इसको कट कर लिया है, टीएस काट दिए तो 4 पार्ट दिखाए गए हैं। और ये इस तरह से है, देखिए एंथर यहाँ नीचे वाली स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ओके, ये एंथर है। एंथर को काटेंगे तो कैसे, 4 कोष दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये पोलन सेक्स होते हैं, पराग कोष होते हैं, इन्हीं को लघु बीजाणुधानियां भी कहते हैं। और इसको अगर हम और ज्यादा इलाबोरेट करके देखें, बड़ा करके, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे दिखती है। ठीक है, मैच्योर पराग कोष की संरचना, इसका 2 नंबर में चित्र भी आता है। तो इसमें 4 क्या होते हैं, ये पराग कोष, ठीक है, या लघु बीजाणुधानियां होती हैं, 4 पराग कोष होते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इसको। और इनके अंदर क्या भरे रहते हैं, पराग कण भरे रहते हैं। पराग कोश में क्या भरे रहते हैं, पराग कण भरे रहते हैं। क्लियर हो गई बात। यहीं पर ये, ठीक है, स्टाक लगी रहती है, एक व्रंत लगा रहता है ना, जैसे ये दिखाया गया फिलामेंट। ओके, यहाँ पर दिखाया गया है। और इसकी जो सबसे अंदर की परत होती है, ये दिखाई गई है, इसकी अंदर की, सबसे अंदर की परत को कहते हैं टेपिटम। ध्यान रखिएगा, टेपिटम क्या करती है, परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो ये 2 नंबर में अलग से ही भी चित्र आता है बनाने के लिए, कि परागकोश की संरचना बनानी हो तो आप बना सकते हैं।
आप बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आवृतबीजी पराग कोश में लघु बीजाणु ध्वनियों की संख्या कितनी हो गई? डेफिनेटली चार हो गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार। फिर है देखो, प्रतिमुख कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं निभागीय छोर पर, अंडद्वारीय छोर पर, मध्य में, या इनमें से कहीं नहीं। देखिए प्रतिमुख कोशिकाएं, ये बीजांड मैंने बनाया है, देखिएगा। यहाँ बीजांड में माइक्रोपाइल है, ये बीजांड द्वार है। तो बीजांड द्वार की तरफ तो है अंड कोशिका यानी कि एग सेल और सिनर्जिड्स हैं, दिख रही होंगी आपको। और इधर जो एंटीपोडल्स हैं, एंटीपोडल्स यानी प्रतिमुख कोशिकाएं, इनकी बात कर रहे हैं, ये प्रतिमुख कोशिकाओं की, ठीक है। तो प्रतिमुख कोशिकाएं कहाँ, ये वाली किधर, किस छोर पर होंगी? निभाग की तरफ, ठीक है। जिधर निभाग है यानी कि जिधर चैलेजा है, तो चैलेजा की तरफ ही एंटीपोडल्स होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निभागीय छोर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका, ठीक है, यह कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोष में पाई जाती हैं। भ्रूण कोष कहते हैं एम्ब्रायो सैक को, ठीक है। एम्ब्रायो सैक को भ्रूण कोष कहते हैं। इसी को फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से भी जानते हैं। मादा युग्मकोद्भिद भी इसी को कहा जाता है गाइस, आप लोगों को ध्यान होगा। तो इसी को हम मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक यानी कि भ्रूण कोष, ठीक है। तो भ्रूण कोष में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं, ये सभी। तो सभी प्रकार की ये कौन कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोष में आपको बतानी है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी होती हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं ही पाई जाती हैं, अंड कोशिकाएं या सहायक। देखो अंड कोशिका तो होगी ही होगी, सहायक कोशिकाएं भी होती हैं, लेकिन प्रतिमुख कोशिकाएं ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार के भ्रूण कोष यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट में हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, अंड कोशिका, ठीक है। अंड कोशिका सभी में पाई जाएगी, ये तो होगी ही होगी, ठीक है। भ्रूण कोष का मतलब ही फीमेल गैमेटोफाइट में एग तो होगा ही होगा, ठीक है। अब आता है कि जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत होती है? दाने का मतलब होता है, देखिए, टोटल भ्रूण, ठीक है। दाना, हम इसको कह सकते हैं भ्रूण, ओके। आप ऐसे समझ लीजिए, एम्ब्रायो कहा जा सकता है दाने को। और भ्रूण का निर्माण किससे होगा? इसका निर्माण होता है जाइगोट से, ओके। जाइगोट से होगा, यानी कि युग्मनज से होगा, है ना। जाइगोट कैसे बनता है? ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक से बनता है। आप लोगों को इसकी जानकारी होगी, नर युग्मक और मादा युग्मक से क्या बनता है? जाइगोट बनता है, मादा युग्मक से, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और नर युग्मक क्या होते हैं? इसमें परागकण, ठीक है, परागकण नर युग्मक होते हैं। और मादा युग्मक क्या होता है? एग सेल यानी कि अंडकोश, ठीक है। एक्सेल यानी अंडकोशा होगी। तो नर युग्मक किस में बनेंगे, यानी परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर। अब सोचिए, 100 दाने बनाने हैं, है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। ये जो परागकोश होता है गाइस, इस परागकोश के अंदर क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं, ठीक है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता, इनकी जो माइक्रोस्कोप सेल होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उसमें, ठीक है, एक से चार बनते हैं। कितने बनते हैं? एक से चार बनते हैं, यानी कि एक अर्धसूत्री विभाजन से चार पराग कण बनते हैं। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना, चार पराग कण बनते हैं। चार पराग कण कितने? एक अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे, एक मियोसिस होगा, एक मियोसिस, ठीक है। और कितने? 100 दाने बनाने, 100 तो पहले परागकण बना लो ना, उसके बाद इतना, तो अर्धसूत्री विभाजन टोटल गिन लेना। तो चार परागकण एक मियोसिस से, और 100 परागकण, 100 परागकण कितने से बनेंगे? 25 मियोसिस से। 25 मियोसिस तो ये हो गए जो आपको ऐड करना है। मादा युग्मक, ठीक है। मादा युग्मक में ये होता है कि ये जो मादा युग्मक होगा, फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें, ठीक है, एक एग, जो एक एग बनता है एक मेगा स्पोर मदर सेल से, ठीक है। एक मेगा स्पोर मदर सेल से केवल एक ही एग बनेगा। तो इसीलिए, तो एक एग सेल बनने के लिए, एक एग सेल का मतलब है एक मियोसिस, और 100 एग सेल बनने के लिए 100 मियोसिस। ये समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये तो तरकीब हुई ये वाली बात, ठीक है। 100 ये हो गए, 25 ये हो गए, तो 125 मियोसिस चाहिए हमें 100 दाने बनाने के लिए। अगर दाने बनाने, सीधी सी बात है, अगर दाने बनाने की बात आ जाए तो जितने होंगे, ठीक है,
अगर 100 दाने बन जाएं तो 100 तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 100 तो आपको एग बनाने हैं, है ना, अंडकोश, और 100 बनाने हैं आपको, ठीक है, नरयुग्मक यानी कि परागकण बनाने हैं। तो उसमें तो 100 बनाने के लिए तो 100 तो मियोसिस हो गए, एग में तो 100 के 100 हो गए, और परागकण उसके चौथाई हो जाते हैं। तो इसके चौथाई परागकण हो जाएंगे 25। तो इसकी तरकीब ये भी है कि आप 125 इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ओके गाइज। अब बताए बहुभ्रूणता खोजी गई। सीधी सी बात है, ल्यूवेन हॉक द्वारा बहुभ्रूणता की खोज की गई। ठीक है। अब आते हैं आगे, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं या भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता कहलाते हैं सर जगदीश चंद्र बसु, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, हरगोविंद खुराना या बीरबल साहनी। इसका राइट आंसर है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ठीक है। अब बता, परिभ्रूण कोष पेरिस्पर्म किसका अवशेष होता है? बाह्य अध्यावरण का, अंत अध्यावरण का, भ्रूण कोष का या बीजांडकाय का? तो इसका राइट आंसर है बीजांडकाय, न्यू सेलस। ये वाला पार्ट जो है न्यू सेलस है गाइस। ठीक है, ये एम्ब्रायो यानी भ्रूण बन रहा है यहाँ पे। भ्रूण के ऊपर होगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किससे बनता है? द्वितीय केंद्रक और नर केंद्रक के मिलने से, है ना, एंडोस्पर्म बन जाता है इसके ऊपर। ये भ्रूण बनेगा नर और मादा युग्मक के मिलने से। तो इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है न्यू सेलस यानी कि बीजांड का है। ये जो बचा तो इसी को हम पेरिस्पर्म कहते हैं, परिभ्रूण कोष कहते हैं। इसमें दिखाया गया है। अब आता है, देखिए, परागनलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश। ठीक है, ये बीजांड की संरचना बार बार बनाए रहूं। तो बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है? परागनलिका का। ओके। अध्यावरण द्वारा, अध्यावरण द्वारा इसका मतलब यहां से। ठीक। अध्यावरण द्वारा देखिए यहां से दिखाया जा रहा है, अध्यावरण द्वारा यानी कि बाह्य त्वचा से ये परागनलिका आएगी और इसके अंदर धंस जाएगी। ठीक है, अंडकोशा के पास जाके धंसेगी। तो यहां से अगर प्रवेश हो रहा है तो इसको कहते हैं मीसोगेमी। ठीक है। और अगर पराग नलिका यानी कि पोलन ट्यूब यदि ऊपर से निभाग कहां से, चैलेजा की ओर से एंटर कर रही है तो इसको कहा जाएगा चैलेजोगेमी। ओके। और और यदि पोलन माइक्रोपाइल की तरफ से बीजांड द्वार द्वारा ही प्रवेश कर रही है तो उसको कहते हैं पोरोगेमी। ओके। ये तीन प्रकार के प्रवेश होते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि और भी तरह से प्रश्न आ जाए तो आप लोग इसको कर सकते हैं 10th वाले प्रश्न को। परागनलिका का अध्यावरण द्वारा प्रवेश क्या कहलाएगा? मीसोगेमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक आवृतबीजी में 400 परागकणों को बनाने के लिए केवल परागकण पूछे हैं। देखो दाने नहीं पूछे, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। 400 परागकण, भाई 4 परागकण, अर्धसूत्री विभाजन पूछे हैं ना, मियोसिस। तो 4 परागकण बनने के लिए, इससे पहले बताया था मैंने, 4 परागकण बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? एक। एक अर्धसूत्री विभाजन अर्थात एक मियोसिस होगा। ठीक है, 4 के लिए। और एक के लिए कितना होगा? एक परागकण के लिए 1/4। और 400 के लिए कितने होंगे? पूछे ना 400 के लिए। तो 400 परागकण के लिए 1/4 गुणा 400, इस तरह से कर लेते हैं। तो 4 से इसको काटेंगे तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 100। वैसे भी आप सीधे सीधे व्यवहारिक गणित में भी हिसाब लगाएंगे तब भी 100 आएगा आंसर। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। ओके। फिर आता है डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्वि निषेचन क्या कहलाता है? इसमें डबल फर्टिलाइजेशन का चित्र दिया हुआ है। इधर अंडकोशा है, इधर पोलन ग्रेन। देखिए परागकण, यहां से परागकण, परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर गिरे, परागण हो गया। यहाँ ये जमे, जमने से पोलन ट्यूब निकली, ये पोलन ट्यूब आई और कहाँ प्रवेश कर गई? ठीक है, अंडकोशा की तरफ। अंडकोशा में इस पोलन ट्यूब में क्या होता है? ये वो जो पोलन ट्यूब होती है जो अंदर प्रवेश कर रही है, इसके अंदर दो नर केंद्रक होते हैं और एक नलिका केंद्रक। नलिका केंद्रक तो नष्ट हो जाता है, तो दो जो नर केंद्रक होते हैं, एक तो द्वितीय केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाके जुड़ जाता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। और एक नर केंद्रक किससे जाके जुड़ जाता है? अंडकोशा से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, इसी को दोहरा निषेचन कहते हैं। तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो नर युग्मकों का अंडकोशा के साथ संयोजन नहीं, एक नरयुग्मक का अंडकोशा से और दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन यानी जुड़ जाना, यही राइट आंसर है। यही बताया ना मैंने। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोहरा निषेचन किसे कहते हैं तो ये वाला चित्र बनाइए और ये लिख दीजिए, एक नरयुग्मक का अंडकोशा से और दूसरे का द्वितीय केंद्रक से जुड़ना क्या कहलाता है? दोहरा निषेचन कहलाता है। सिंपल। अब आता है, देखिए, एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोष परिपक्व होने पर होता हो जाता है कितने?
ठीक है, कोशिकाएं बन जाती हैं, उसमें कितने केंद्रक होते हैं, ठीक है, भ्रूण कोश यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट में, ओके, एम्ब्रायो सैक में या फीमेल गेमेटोफाइट में कितने केंद्रक होंगे और कितनी कोशिकाएं होंगी। तो देखेंगे, ये वाली देख लीजिए, आप यहां पर देख लीजिए, ये है परिपक्व, ठीक है, भ्रूण कोश है, ये एम्ब्रायो सैक बनाया है। इस एम्ब्रायो सैक में देखो तीन कोशिकाएं ये हैं, एक, दो, तीन, तीन इधर हैं, एक, दो, तीन, छह हो गई, और एक हो गई ये, तो कितने हो गए ये, सात तो कोशिकाएं हो गई, सेवन सेल हो गई, सेवन सेल्स। और देखो केंद्र कितने हो गए ये, ठीक है, ब्लैक वाले गिन लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, और आठ केंद्रक हो गए, आठ न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है, तो आठ केंद्रक हो गए और सेवन सेल हो गया एक एम्ब्रायो सेक के अंदर, ओके। तो इसका कितना हो गया, आठ केंद्रक और सात कोशिकाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आता है, देखिए साल्विया में परागण होता है, ओके, तो साल्विया में परागण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो साल्विया में देखो कीटों द्वारा ही होता है, कीट द्वारा ही होता है, साल्विया का पुष्प दिखा है, तो साल्विया में कीट द्वारा परागण होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब बता देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है, गुड़हल में, अंजीर में, गेहूं में, या हाइड्रोला में। ये अंजीर का दिखाया है, अंजीर होते हैं, गुलर गुलरियां देखी होंगी आपने, ठीक है, पाखड़ पे, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसको तोड़ते हैं, गुलर या गुलरिया को, तो क्या होता है, उसको तोड़ते हैं तो उसमें से कीट निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। और वो पुष्प, इसका मतलब, इसको देखो काट के दिखाया है, अंजीर को देखो काट कर दिखाया है, तो इसके अंदर पुष्प, नर और मादा पुष्प इसके अंदर ही होते हैं, ओके, अंजीर के अंदर। तो इसमें जब तक कीट प्रवेश नहीं करेगा, इसमें परागण नहीं होगा किसी भी दूसरे तरीके से। तो इसमें जो परागण होगा वो कीट द्वारा होता है, अंजीर में परागण किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा होता है। गुड़हल में, गेहूं में, हाइड्रोला में दूसरी विधियों से हो सकता है, लेकिन केवल अंजीर में केवल कीट द्वारा होगा, तो इसका जो राइट आंसर है कीट परागण हो जाएगा गाइस, ओके। पुष्पीय पादप का कौन सा भाग हैप्लॉइड होता है, अगुणित, ठीक है, हर भाग, ऐसा समझ लीजिए पौधे का हर एक भाग डिप्लॉइड होता है, जड़ डिप्लॉइड, पत्ती डिप्लॉइड, जाइगोट, जाइगोट किससे बनता है, मेल और फीमेल गैमिट से, मेल गैमिट से, मेल गैमिट मिलेगा प्लस फीमेल गैमिट मिलेगा, तो ये दोनों एन होते हैं, एन और एन मिलकर क्या बन जाता है, टू एन, तो ये भी टू एन हुआ, द्विगुणित हुआ, है ना। तो क्या बचा, नर युग्मक, नर युग्मक ही, नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, आवृतबीजी पादपों के, ठीक है, मादा जननांग को क्या कहा जाता है, ओके। आवृतबीजी पौधों का जो मादा जननांग होता है वो जायांग, स्त्रीकेसर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जायांग और स्त्रीकेसर एक ही बात है, तो इसमें अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, या तो जायांग आएगा या स्त्रीकेसर आएगा, ठीक है। तो और अगर, हाँ सॉरी, ये नर जननांग पूछा है, तो नर जननांग को क्या कहते हैं, नर जननांग को कहते हैं पुमंग, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुमंग। पुमंग आ जाए, या पुंकेसर, या एंथर, या स्टामेन, ये इस तरह से लिख के आ जाए, या यहाँ पर स्टामेन भी लिखा हुआ हो सकता था, एंथर भी हो सकता था। तो नर जननांग को क्या कहा जाता है, एंथर, स्टामेन, पुंकेसर या पुमंग, ओके। मादा जननांग को जायांग या स्त्रीकेसर, दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। अब आता है आवृतबीजी पौधे का भ्रूण पोष होता है, भ्रूण पोष को इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म, क्या कहा जाता है इसको, एंडोस्पर्म कहा जाता है। जब पौधे का ये जो मादा भाग है, इसके अंदर ये ठीक है, बीजांड है, और यहाँ पर होती है अंडकोशा, प्रतिमुख कोशिकाएं, ओके, और ये द्वितीयक केंद्र। जब यहाँ पर परागकण गिरते हैं, पॉलिनेशन होगा, परागकण और जमने के बाद यहाँ से पराग नलिका निकलती है, तो इसमें तीन केंद्रक होते हैं, एक तो नष्ट हो जाता है नलिका केंद्रक, तो दो नर केंद्रक होते हैं, एक नर केंद्रक जुड़ जाता है द्वितीयक केंद्रक से जाके, और एक केंद्रक जुड़ जाता है अंडकोशा से जाके, तो दोहरा निषेचन हो जाता है। तो द्वितीय केंद्रक से जो नर केंद्रक जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो बनाता है एंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूण पोष बनाता है, ओके, भ्रूण पोष बनाता है। तो भ्रूण पोष किस किस से बना, मैं लिख देता हूं फिर से, नर केंद्रक प्लस द्वितीय केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, ठीक है, भ्रूण पोष का निर्माण होता है इन दोनों से,
ठीक है। और द्वितीय केंद्रक होता है 2n, और नर केंद्रक होता है n। तो 2n और n मिलकर क्या बन जाता है, भ्रूणपोष हो जाता है ट्रिपल n, यानी कि त्रिगुणित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिगुणित। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। दोहरा निषेचन होता है, किसमें होता है, शैवाल में, कवक में, अनावृतबीजी पौधों में, या एंजियोस्पर्म में, या आवृतबीजी पौधों में। तो आवृतबीजी पौधों में ही दोहरा निषेचन होता है। अब आता है कौन सा अंग मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो मादा जनन अंग होगा, क्या होगा, देखिए मैंने पहले भी बताया था, जायांग, पुमंग, परागकोश या टेपिटम। तो जायांग है ना, मैंने कहा था एक ही ऑप्शन आएगा, दो नहीं आएंगे। तो जायांग को गाइनोसियम भी कहते हैं, ओके, इस तरीके से भी कहते हैं। परागकण उसके किस भाग के अंदर, यानी किस अंग के भीतर बनते हैं, सीधी सी बात है, परागकोश के अंदर बनते हैं, ठीक है। और परागकोश को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। ये परागकोश है, क्या है, ये पोलन सैक्स हैं ये, ओके। इनके अंदर ये, ठीक है, ये भरे रहते हैं, पोलन सैक है ये डिब्बे जो हैं। तो इनको लघु बीजाणुधानी के नाम से भी जानते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया भी इनको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित होते हैं। तो ठीक है, इसका राइट आंसर पैक्टिन, स्पोरोलेनिन, पोलेनिन, या सेलुलोज, या लिग्निन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पोरोपोलेनिन। ओके, नेक्स्ट। कौन सा आभासी फल नहीं है। तो सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू, या आम। आभासी का फल है का मतलब है असत्य फल, ठीक है। तो असत्य फल सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू, ये आभासी यानी असत्य फल है, क्योंकि इनका जो निर्माण है अंडाशय से नहीं होता। जिन फलों का निर्माण ओवरी से होता है वो उनको सत्य फल कहा जाता है, और शेष को आभासी, जैसे सेब, नाशपाती, ये सब क्या है, आभासी फल कहलाते हैं। तो इस ये जो राइट आंसर है, आम जो है कैसा है, सत्य फल है, इसका निर्माण ओवरी से होता है। ओके, तो आभासी फल नहीं है, ये सब आभासी फल है, इनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता। ये सेब का निर्माण होता है पुष्पासन से, थैलेमस से, ठीक है। जल परागित पादप का नाम है, जल से परागण जिन जिन में होता है, हाइड्रिला में, नींबू में, मटर में, इनमें से। देखो नींबू मटर तो जल के पौधे हैं ही नहीं, तो जल के द्वारा परागण होता है हाइड्रिला में। हाइड्रिला ये पौधा बनाया है मैंने, ये दिखाया है, ये हाइड्रिला पौधा है, जल के अंदर पूरी तरीके से डूबा हुआ रहता है, दूब घास की तरह लगता है। और ये बेलिस्नेरिया है, ठीक है। तो बेलिस्नेरिया जो पौधा है, इसमें भी जल के द्वारा ही परागण होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, जल के द्वारा परागण होने वाले पौधे हैं वेलिस्नेरिया, ठीक है। और उसके बाद है हाइड्रिला, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, जल के द्वारा पॉलिनेशन होता है इनमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, लघु बीजाणु ध्वनि की सबसे आंतरिक परत कौन सी कहलाती है। इससे पहले बताया था मैंने, बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम यानी, ठीक है, अंतथीसियम, या मध्य परत, या टेपिटम। तो देखो मैंने बताया था आपको, देखो ये टेपिटम है, ये सबसे लास्ट वाली परत है, ये वाली, ओके। तो इसी को, ये ठीक है, ये क्या करती है, परागकणों को पोषण देने का काम करती है। तो टेपिटम आंतरिक परत होती है इसकी, ओके। लघु बीजाणुधनी के किस परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रकीय होती हैं, द्विकेंद्रक। तो द्विकेंद्रक वाली कोशिकाएं भी यही होती हैं गाइस, ओके, टेपिटम ही होती हैं, इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं, परागकण की सबसे बाह्य चोल किससे बनी होती है, सेलुलोज, पैक्टिन, स्पोरोपोलेनिन, या जेंथोफिल। तो इसका राइट आंसर स्पोरोपोलेनिन से। मुक्का में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20, इसका ध्यान रखेंगे। और आवृतबीजी पौधे का भ्रूण पोष होता है, भ्रूण पोष, फिर से आ गया एंडोस्पर्म। बताओ एंडोस्पर्म कैसा होता है, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। ये तो पहले ही बता दिया है, ट्रिपल एन होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, त्रिगुणित होता है। 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु कितने, ठीक है, कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में, कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, अर्धसूत्री विभाजन की संख्या पूछी है। और पूछा क्या, लघु बीजाणुओं का निर्माण। लघु बीजाणु का मतलब है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन यानी कि पराग कण पूछे हैं। देखो इसको गलत मत करना, इसको समझ लेना पहले, ठीक है। दाने का निर्माण होगा तो वो अलग तरीके से होगा, यहाँ केवल लघु बीजाणुओं का निर्माण पूछा है, नहीं पोलन ग्रेन्स का, केवल पराग कणों का निर्माण पूछा है, ठीक है। तो परागकणों के निर्माण में सीधे सीधे हो जाएगा बस, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि चार में कितना होगा, चार परागकण यानी पोलन ग्रेन कितने अर्धसूत्री विभाजन में बनेंगे, एक में, एक मियोसिस, एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। एक कितने में बनेगा, 1/4 में। और अब पूछे कितने, 108, 108 परागकण कितने में बनेंगे, एक, इसकी गुणा 128 से कर लो, बराबर चार तिया, ठीक है। वो 108 पूछा है, सॉरी, है ना, 4 दूनी 8, और 4 सत्ते 28, कितना हो गया आंसर, 27। तो इसका आंसर कितना हो गया, 27, सीधी सी बात है, इसका 1/4। लघु बीजाणुओं में अर्धसूत्री विभाजन, जितने लघु बीजाणु होंगे तो उसको 4 से डिवाइड कर दो सीधे सीधे,
तो क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या एंडोस्पर्म में 2x, है ना, 2x लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, 4x, ऐसे इनमें आ सकता है, ठीक है। इनको n भी लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं, ट्रिपल n लिख सकते हैं, 4n लिख सकते हैं। तो ये भी त्रिगुणित है, ट्रिपल एक्स भी त्रिगुणित है, और इसको ट्रिप्लॉइड है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्लॉइड, ट्रिपल एक्स होंगे इसमें। बेलिस्नेरिया में परागण किसके माध्यम से होगा, देखिए सीधी सी बात है, जल द्वारा भी बताया था मैंने। ओके, बेलिस्नेरिया में। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं, प्रशल्क, ठीक है, प्रांकुरचोल, परिभ्रूण पोष, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, घास परिवार कौन सा होता है, मोनोकोट्स, मोनोकोट्स यानी कि ग्रेमिनी कुल के, ठीक है। तो ग्रेमिनी कुल में ये कहलाता है स्कूटेलम। ओके, इसका नाम है स्कूटेलम, ध्यान रखेंगे इसको। प्रशल्क को कहा जाता है स्कूटेलम। और स्कूटेलम क्या होता है, ये जो बीज पत्र होता है, ठीक है, ये इस बीज पत्र में से ही रेडिकल यानी कि जड़ भी निकलती है, और इसी से फिर पत्तियां निकलती हैं। ओके, प्लीम्यूल निकलता है। इस बीज पत्र को की जो परत होती है ऊपरी, उसको स्कूटेलम कहते हैं, ठीक है। इसके बीज पत्र को स्कूटेलम कहा जाता है, यानी कि प्रशल्क कहा जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर है स्कूटेलम या प्रशल्क। इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं, परागकण में क्या क्या पाया जाता है, देखो परागकण की संरचना है, दो संरचनाएं मैंने बनाई हैं। ओके, तो परागकण में क्या क्या पाया जाता है आप लोगों को बताना है। तो परागकण में दो नर युग्मक पाए जाते हैं, ये बताइएगा, या कि दो वर्धी कोशिकाएं, एक जनन कोशिका, एक जनन कोशिका तथा एक नलिका कोशिका, एक नलिका कोशिका तथा एक नर युग्मक। देख लीजिएगा इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या दिख रहा है, जनरेटिव सेल है एक, ओके, एक जनरेटिव सेल है ये, ओके, दिख रही होगी जनरेटिव सेल, और दूसरी वेजेटेटिव सेल। दो ही तो हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है, यानी कि एक जनन कोशिका है और एक नलिका कोशिका है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये? बताइएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक जनन कोशिका और एक नलिका कोशिका, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग।